हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। अपन ने लेसन तो पूरा पढ़ लिया, पहला अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, अध्याय तो कंप्लीट कर लिया, पर अध्याय कंप्लीट करने से कोई सारा जो मैटर है उतना कंप्लीट थोड़ी हो जाता है। मेन तो अभी बारी आई है कि अपन ने पढ़ा क्या, उसकी जांच करने की। वो जो सवाल दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बीच में बॉक्स बना बना के इतने अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं जो अपने दिमाग को खोल देंगे, अपने दिमाग की घंटी बजा देंगे। तो चलिए अपन करते हैं बीच के सवाल। मैं बताता हूँ आपको कि कौन से बीच के सवाल करते हैं। जैसे अपन ने शायद तक एक पहले सवाल थे, एक वीडियो में मैंने अलग से बता दिए थे, जो तीसरी या चौथी क्लास थी, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण थी, उसके बाद में जस्ट मैंने वीडियो बनाया था। वो कितने पेज नंबर पे था, शायद तक 6 या 8 पेज पे था, वो अपन ने कर लिए। अब आपके पास में किताब होगी तो ही अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। अपने पास में पेज नंबर 11 पे प्रश्न दे रखे हैं। आप एनसीईआरटी की विज्ञान बुक हो सके कोई किताबों में आगे पीछे हो पेज नंबर, पर 11 नंबर पेज अब आप खोलोगे तो वहां पे आपको 2 सवाल मिलेंगे बॉक्स में बंद किए हुए। मैं सवाल आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहे होंगे, ना दिख रहे हैं तो भी कोई नहीं, आपके पास किताब होगी, मैं बोल दूंगा सवाल, बाकी आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, आप उस सवाल को देखिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन करता हूँ। मेरे हाथ में भी सवाल लिखे हुए हैं और आपके सामने स्क्रीन पे सवाल है, अपन सवाल करते हैं। देखो सवाल पहला ये कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। भाई कोई भी पदार्थ है, मान लो उसने कह दिया ये X पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले लिया, ये लो, ये X एक क्या है अपने पास में, वो कह रहा है आपके पास में एक पदार्थ है। ठीक है, ये पहला जो सवाल है ना, उसका मैं पहला ही लिख रहा हूं, मैं उसके 2 सवाल है नीचे दे रखे, पहले का पहला बताऊंगा क्या है। देखो पहले सवाल में ये कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, सफेदी करने के लिए एक X पदार्थ है, उसका उपयोग होता है। तो अब पहला सवाल वो पूछ रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए भाई क्या है और उसका सूत्र लिखिए। तो आप ये बता दो, सफेदी मीन्स मैंने बताया था कि दीवारों पे कली करते हैं, कली करते हैं तो बाजार से क्या लेके आते हैं, अपन कली लेके आते हैं, और वो कली क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, आपको याद हो तो, नहीं तो मैं लिख दूं, वो जो होता है ना, वो होता है कैल्शियम, CaO। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने उस दिन भी बताया था, वो जब वो ये समीकरण पढ़ाई थी, कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो नाम हो गया उसका, आपको नाम पूछ रहा है, ये तो नाम हो गया उस पदार्थ का X का, और इसका वो सूत्र और पूछ रहा है, तो उसको सूत्र बता दो भी क्या होता है, आप जानते हो, कैल्शियम यानी Ca और ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। बस इस सवाल में तो यही पूछ रहा था, उस पदार्थ का नाम लिखिए, नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका सूत्र लिखिए CaO है। आप नाम की जगह ये भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने रासायनिक नाम नहीं पूछा, ये रासायनिक नाम है। आप साधारण नाम भी लिख सकते हो। इसको आपको पता हो तो क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं बिना बुझा चुनना। क्या कहते हैं, शुष्क बिना बुझा चुनना कहते हैं, क्योंकि सूखा होता है और बिना बुझा चुनना होता है ना। तो पहले सवाल का तो जवाब ये है कि उस X पदार्थ का जिसको अपन सफेदी के लिए काम में लेते हैं, उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका सूत्र CaO है, और उसको सामान्य भाषा में बिना बुझा चुनना भी कहते हैं। पहला सवाल तो। दूसरा वो कह रहा है कि ऊपर सवाल जो एक है, ऊपर एक में लिखे X पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। लिख देंगे, वहां पे लिखी थी, आपको याद हो तो आप वो वीडियो देखना एक बार जाके, अपन ने लिखी थी वहां पे भी। देखो क्या लिखूं मैं, ये जो इसमें पदार्थ काम आया वो कौन सा आया, CaO आया ना, कैल्शियम ऑक्साइड आया। दूसरा सवाल करने जा रहा हूं, अब इसकी समीकरण पूछ रहा है, वो समीकरण लिख के बता रहे हैं उसको। ये देखो CaO, X में ऊपर एक पदार्थ काम आया, वो CaO था। ये सॉलिड होता है, आपको पता हो तो, बाजार से लाते हैं अपन, थैली के अंदर आता है। और इसकी रिएक्शन वो कह रहा है किसके साथ में करवाइए, जल के साथ में, जल लिक्विड होता है, आपको पता ही हो। ये लो रिएक्शन करवा देते हैं। याद करो क्या बना था, इसके अंदर बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना था, CaOH का होल ट्वाइस बना था, और प्लस साथ में क्या निकली थी, उष्मा निकली थी, या ऊर्जा कह दो, गर्मी बाहर निकली थी, भाप के रूप में गर्मी निकलती है बाहर। जैसे अपन बाजार से वो कली का कट्टा लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो भाप निकलती है, और वो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्या, कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं, मैंने वहां बताया था इसका उपयोग सफेदी में कर देते हैं, परंतु क्या करते हैं जैसे इसकी सफेदी करते हैं तो उसमें चमक नहीं आती, फीका फीका सा लगता है, एक बार कली कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद में क्या करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, याद है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर बना लेता है जो चमकीला होता है एकदम। तो आपको पहले सवाल में इसका नाम पूछा था, इसका सूत्र पूछा था और इसी की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी थी, ये जल के साथ अभिक्रिया, नया मैंने कुछ ही नहीं बताया, जो पीछे पढ़ा था उसको मैंने वापस रिवाइज करवाया है, प्रश्न के रूप में वो ऐसे पूछ सकता है आपसे। चलिए दूसरा जो सवाल है इसी का, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। दूसरा जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। यानी जो क्रियाकलाप 1.7 दे रखा है अपनी किताब का, वो दे रखा है जल का विद्युत अपघटन दे रखा है, क्या दे रखा है, जल का विद्युत अपघटन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको दिख जाएगा, जल का क्या लिख रखा है, विद्युत अपघटन। मैंने जब अपघटन अभिक्रिया पढ़ाई थी या आपको वियोजन अपक्रिया पढ़ाई थी उस टाइम सबसे पहले मैंने उदाहरण यही लिखा था, जल का विद्युत अपघटन। याद है आपको जब मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी कौन सी, अपघटन या वियोजन, उस समय सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था कि जल का विद्युत अपघटन कैसे करते हैं। मैंने ये बताया था कि जल है अपने पास में H2O, इस H2O को क्या कर देते हैं, जैसे ही अपन इसके अंदर क्या कर देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जैसे ही क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, ये दो भागों में टूट जाता है, H2 और O2 में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर अपने आवश्यकता होगी तो मैं जल का विद्युत अपघटन एकदम पूरा प्रयोग आसानी से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। परंतु फिलहाल आप इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो आप इसको देखिएगा। मैंने ये वियोजन में लिखा था, अपन ने लिखा था कि वियोजन 3 प्रकार से हो सकती है, विद्युत धारा से हो सकती है, विद्युत ऊर्जा से, उष्मा ऊर्जा से हो सकती है और प्रकाश ऊर्जा से हो सकती है। 3 अभिक्रिया पढ़ी थी, तो विद्युत ऊर्जा वाला यहाँ पे पूछ रहा है। देखना ये टूट जाती है तो क्या होता है, देखो 50% उसके अंदर क्या होती है, 50% उसके अंदर हाइड्रोजन होती है और 50% उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। परंतु अगर इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। इसका मतलब इस जल के अंदर हाइड्रोजन की तो 50% मात्रा है अपने पास में है, परंतु इस ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं तब जाके उसके बराबर होती है, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनती है तो ये 50 बनते हैं। तो एक ऑक्सीजन का तो 25% हुआ, दूसरी का 25% हुआ। यहाँ इस एक जल का जो ये अणु है इसमें ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, एक ही परमाणु की मात्रा तो कितनी होती है, 25% ही होती है। तो फिर देख लो ये 25 है और ये 50 है, दोगुनी कौन सी हुई मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा दुगुनी हुई ना। और हाइड्रोजन की मात्रा दुगुनी हुई क्यों, यूं हुई कि इस जल के एक अणु के अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, जबकि इस ऑक्सीजन का क्या होता है, एक ही परमाणु होता है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है, दुगुनी होती है। आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे, इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, आप ये लिख देना कि H2O, पहले तो ये समीकरण लिख देना, H2O, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करवाना, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये H2 और O2 में डूब जाएगी। आप यहां से लिखोगे कि H2O के अंदर, H2O में हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से दुगुनी होती है। पहले तो वो पूछ रहा है कि एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों होती है, उस गैस का नाम लिखिए। पहला तो उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस है, एक उत्तर तो ये हो गया, हाइड्रोजन गैस है। दूसरा इसकी मात्रा दुगुनी क्यों है उसको बताओगे कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं जबकि ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं जबकि ऑक्सीजन का एक ही परमाणु होता है। इस कारण हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दुगुनी होती है। ये बात आप लिख दोगे वहां पे, और ये आपके दूसरा जो सवाल है उसका जवाब है। ठीक है, ये पेज नंबर 11 पे अपने 2 ही सवाल थे, दोनों सवाल मैंने आपको अच्छे से बता दिए, आप इनको लिख लीजिएगा।
अब आगे चलते हैं, देखो, और आगे आ जाते हैं अपन पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे भी अपने को सवाल दे रखे हैं। 15 पे 3 सवाल दे रखे हैं अपने को पेज नंबर 15 पे, तो उनको भी करते हैं। देखो, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं, अपन बीच में इनके अपने को आंसर पता नहीं होता, अपन खुद अपने विवेक से इनको सोल्व करते हैं, तो क्या होती है, दिमाग में जितनी भी अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, जितना भी पूरा पाठ पढ़ा, मतलब वो सारा का सारा रिवाइज हो जाता है। मैं पेज नंबर 15 के सवाल करवा रहा हूँ। सवाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और सवाल क्या है मैं बोल भी देता हूँ। सवाल ये कह रहा है 15वें का पहला कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखना क्या कहता है, वो कह रहा है लोहे की कील, ये लो लोहे की कील, Fe होता है लोहा, लोहा Fe होता है, आयरन अपन जानते हैं। लोहे की कील देखो, ये सॉलिड है, ये लोहे की कील हो गई, ठीक है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोना है, ये लो कॉपर, Cu कॉपर रहा, और SO4 लगा दो, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। विलयन है, इसका मतलब ये AQ है, ठीक है, बना दिया। तो इसका रंग क्यों बदल जाता है, इसका जो भी रंग है, कॉपर सल्फेट का जैसा भी रंग है, इस आयरन का जैसा भी रंग है, अलग से पड़ा है, ठीक है, जैसा भी रंग है, परंतु जैसे ये रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी आपको पता होगा, क्योंकि अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी है। क्योंकि ये कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, और ये Fe जो है ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या करेगा, अधिक क्रियाशील वाला इस कम क्रियाशील वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा यौगिक, तो FeSO4, और साथ में क्या बन जाएगा अपने पास में Cu अलग से बच जाएगा। ये भी इसका जलीय विलयन नहीं होता है, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा अलग से। अब वो पूछ क्या रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया तो ये विलयन बन गया। तो वो कह रहा है कि विलयन का रंग बदल क्यों जाता है, तो देखना कैसे बदल जाता है। यानी पहले तो कॉपर सल्फेट का विलयन था, और अब बन गया किसका, फेरस सल्फेट का विलयन बन गया। विलयन बदला है ना, तो रंग तो बदलेगा ही। इसमें लिखना क्या है आपको, इसमें ये लिखना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe द्वारा, आयरन द्वारा कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का विलयन बना लिया जाता है, अतः नए विलयन का रंग बदल जाता है। क्योंकि विलयन नया बन गया, इसलिए नए जो पदार्थ विलयन बना उसका रंग भी क्या होगा, बदल जाएगा। आपको पता होगा, नहीं तो आप विस्थापन अभिक्रिया में जाके इसको देख सकते हो कि ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, जैसे विलयन चेंज हो गया उसका रंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी मैं एक बार और बोल दूं, आप ये लिखोगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस द्वारा कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का विलयन बना लिया जाता है, अतः विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ये इतना सा लिखा था इसके अंदर, ठीक है। दूसरा सवाल पे देखो, दूसरा सवाल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है क्रियाकलाप 1.10 यानी 1.10 क्रियाकलाप से भिन्न एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। हालांकि मैंने दोनों ही अभिक्रियाएं बताई थी आपको। द्विविस्थापन में मैंने ये कहा था कि आपको एक सिंगल अभिक्रिया से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोनों अभिक्रियाएं लिखी थी। हो सके उस अभिक्रिया में उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी थी, संतुलित और वगैरह में थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैं उसको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। देखो 1.10 क्रियाकलाप में जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये थी कि जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है, उसकी रिएक्शन करवानी थी किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में, BaCl2 के साथ में। ये रिएक्शन थी। क्योंकि 10.1 आप अगर किताब में देखो, मैं 10.1 भी दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। 10.1 में उसने लिखा है कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन आप बेरियम सल्फेट से करवाइए। तो अपन ने क्या किया था, ये बेरियम सल्फेट तो इसकी जगह चला गया था, ये इसकी जगह आ गया था, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है द्विविस्थापन में। तो ये इसके साथ में चला गया, तो इसने तो BaSO4 बना लिया था, बेरियम सल्फेट का विलयन बना लिया था, और प्लस ये वाला इधर आके क्या बन गया था, NaCl बन गया था, नमक बन गया था, लवण बन गया था। ये तो रिएक्शन थी अपनी कौन सी, जो 1.10 में थी। उसने स्पष्ट समझा रखी है इसको कि सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये तो रिएक्शन ठीक है। वो कह रहा है इससे भिन्न एक और अभिक्रिया लिखिए। तो आप देखोगे ना, उसी के अंदर में क्रियाकलाप 1.2 दिखाता हूं आपको
क्रियाकलाप 1.2 के अंदर क्या दे रखा है, देखो मैं इसको मिटा देता हूं और इसकी जगह मैं लिखता हूं यहाँ पे पहली रिएक्शन तो ये है अपने पास में, और दूसरी रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे। दूसरी रिएक्शन में क्रियाकलाप 1.2 है, आपको ऊपर दिख रहा होगा 1.2 क्रियाकलाप में वो कह रहा है लेड नाइट्रेट की आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दीजिए। किसकी? लेड नाइट्रेट की। लेड सेकंड नाइट्रेट लिखा हुआ है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं उसकी वजह से लिखा हुआ है। लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन लिख दूं तो वो इससे एक भिन्न और उदाहरण हो जाएगा ना। तो देखो लिखता हूं, वो कह रहा है लेड नाइट्रेट, ये लो लेड, पीबी लेड होता है, सीसा भी बोल सकते हैं इसको। लेड नाइट्रेट यानी NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उस दिन शायद 2 नहीं लिखा था। ये जलीय विलयन होता है लेड नाइट्रेट का, प्लस इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? पोटेशियम आयोडाइड से करवा दो। पोटेशियम आयोडाइड का भी जलीय विलयन ही लेना है अपने को, ले लिया जलीय विलयन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये लेड आयोडाइड बन जाता है, एक तो PbI2 बन जाता है। ये क्या है? लेड आयोडाइड है। क्या लिख देंगे इसको? Pb लेड, और I2 क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड। प्लस साथ में क्या बन जाएगा? साथ में ये बन जाएगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3, KNO3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट है NO3। ये रिएक्शन हो जाएगी तो उससे एक भिन्न हो जाएगी। 1.10 में जो ये रिएक्शन दे रखी है इससे एक भिन्न हो जाएगी कि लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो लेड आयोडाइड बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो देखो Pb 1 है, ये Pb इधर 1 रहा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 1 ही है नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 बना दूं तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 दूनी कितने? 6 हैं, तो ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पे देखो पोटेशियम 1 है, इधर 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। पोटेशियम 2 हो गए, आयोडीन 2 है, इधर आयोडीन 2। ये रिएक्शन संतुलित हो गई। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी जलीय विलयन है, ये भी इसका क्या बनता है? जलीय विलयन बनता है। और ये सॉलिड होता है। लेड आयोडाइड का क्या होता है? अवक्षेपण हो जाता है, ये नीचे जम जाता है। उस दिन मैंने इसके साथ में द्विविस्थापन के साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी पढ़ाई थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है ना, वो क्या कहलाती है? अवक्षेप। ये जम जाता है इसलिए ये क्या होता है? सॉलिड होता है। तो दूसरा सवाल ये था कि क्रियाकलाप 1.10 में जो अभिक्रिया दे रखी है द्विविस्थापन, उससे भिन्न एक अभिक्रिया लिखी। तो अपन ने क्रियाकलाप 1.2 में जो रिएक्शन दे रखी थी उस रिएक्शन को लिख के उसको समझा दिया। ठीक है, ये समझ में आ गई। आगे चलिए देखो तीसरा सवाल मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, और तीसरा सवाल पढ़िए, देखो है क्या तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में वो कह रहे हैं निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है वो पदार्थ पहचानने जो उपचयित हो और अपचयित हो। उपचयन हो और अपचयन, क्योंकि अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी उपचयन और अपचयन, आपको याद हो तो। मैं पहले तो ये 2 रिएक्शन यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं। उपचयन पढ़ी थी एक, और एक पढ़ी थी क्या? अपचयन पढ़ी थी ना, सेकेंड लास्ट वीडियो। इस उपचयन को मैंने कहा था अपन क्या कह सकते हैं? इस उपचयन को अपन कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण। यानी इसके अंदर तो क्या होता है? इसके अंदर तो ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। योग होता है मीन्स ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। और इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग होता है मीन्स ऑक्सीजन निकलती है। 2 बातें ये क्लियर हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन का योग तो संयोजन, और ऑक्सीजन का योग तो उपचयन या ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का वियोजन तो क्या हो जाएगी? अपचयन हो जाएगी। ठीक है, अब उसने आपको सवाल में जो दे रखा है पहला सवाल, उसको लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहला सवाल है उसमें उसने दे रखा है 4Na यानी सोडियम। सोडियम सॉलिड होता है, सॉलिड लिखा हुआ है, प्लस O2 लिखा हुआ है। O2 यानी ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन करा के उसने बनाया है क्या? उसने बनाया 2Na2O। Na2, और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। ये रिएक्शन आपको सामने दिख रही होगी, ये रिएक्शन दे रखी है, ये दे रखी है। तो इसको देखिए, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे सोडियम था, और यहाँ आते ही देखो सोडियम में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहां से यहां तक जब रिएक्शन हुई तो हुआ क्या? यहाँ पे रिएक्शन हुई तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हुआ? योग हुआ है ना।
ऑक्सीजन जुड़ी है ना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे रिएक्शन हुई ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। और जैसे ही ऑक्सीजन का योग होता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं अपन उपचयन अभिक्रिया। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये कह रहे हैं उस पदार्थ की पहचान कीजिए जिसका क्या हुआ है, या तो अपचयन हुआ है या उपचयन हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। किसमें, सोडियम ऑक्साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ कहाँ, ये लिख देंगे यहाँ Na में सोडियम का, Na का Na2O में, Na का Na2O में क्या हुआ है, Na2O में उपचयन हुआ है। ये नाम याद रखना, उपचयन हुआ है, या ऐसा कह सकते हो ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसमें क्या होता है, उपचयन होता है। बात क्लियर हो जानी चाहिए, हो गई होगी, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन और लिखी हुई, आप इसको लिख सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको उतार सकते हो आसानी से, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन का योग है। तो आप सिंपल से लिख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है। मैं इस रिएक्शन को डिलीट कर देता हूँ और आगे दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ। देखो इसी के अंदर ही, क्योंकि तीसरे में 2 सवाल दे रखे अपने को, 2 सवालों में क्या है, क्योंकि मैं इसको पूरा नाम मिटाऊं, मुझे तो सिर्फ इसके नाम चेंज करने हैं। देखिए क्या होता है, ये कह रहा है अपने को रिएक्शन दे रखी है इसने CuO, दूसरा जो सवाल है उसमें रिएक्शन दे रखी है इसने CuO, यानी CuO का मतलब आप समझते हो, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड दे रखा है उसने, इसके साथ रिएक्शन करवाई उसने H2 की। H2 क्या यहाँ पे गैस है, ठीक है, H2 गैस है। यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से उसने रिएक्शन में लिख रखा है कि एक तो कॉपर बना जो सॉलिड होता है, और एक H2O जल बना जो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताओ किसका उपचयन हुआ है और किसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो देखिए क्या हुआ है, पहले इसको देखो, कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है ना, और जैसे रिएक्शन हुई क्या हो गई, कॉपर बन गया। तो बताओ इस कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है ना, कॉपर से ऑक्सीजन निकली है कि नहीं निकली है, निकली है ना। और अगर कॉपर से ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो वहां पे क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे O का क्या हुआ है, यहाँ पे O का वियोग हुआ है, और O का वियोग होता है, इसका मतलब यहाँ पे घटना कौन सी घटित हुई है, अपचयन की घटना घटित हुई है। अब अपचयन की घटना घटित हुई है तो फिर इसको लिख सकते हैं कि यहां लिख सकता हूं मैं कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या लिख सकता हूं, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और दोनों परिवर्तन साथ में भी हो सकते हैं, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। तो यहां हुए हैं, देखो यहां H अकेला था और यहाँ पे H में क्या जुड़ गया, देखो O जुड़ गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। और जहां ऑक्सीजन का योग होता है वहां पे क्या घटना घटित होती है, उपचयन की। तो आप इसके साथ में यहाँ लिख सकते हो तथा H2 का, तथा H2 का किसके अंदर, H2O में, H2 का H2O में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है। दोनों परिवर्तन साथ में हुए, और जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ में हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को याद रखना क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना सी बात थी। तो अपने सामने 5 सवाल थे, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। अपने सामने 5 सवाल थे, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 15 के बीच में सवाल दे रखे थे। मोस्ट सवाल है ये, अपन ने 500 सवाल अच्छे से समझे, और वही सवाल थे जो अपने पीछे जो पढ़ी थी बातें उनमें से ही वापस उसने रिपीट कर रखे थे सारे के सारे सवाल। इस क्लास में तो अपन इतने ही करते, 5 ही सवाल। आगे की जो क्लास होगी वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आगे की क्लास जितनी भी बनेगी, 1 या 2, जितनी मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्लास में काम बन जाए। आगे की क्लास होगी उसमें जो एनसीईआरटी के पीछे बुक के अंदर जितने भी अपने को एग्जाम्पल दे रखे या अभ्यास प्रश्न दे रखे, जितने भी अभ्यास प्रश्न दे रखे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और यूट्यूब के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा।
तो आगे की क्लास देखना मत भूलिए, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने अगर ये नहीं पढ़ा है पाठ और वो अगर इन अभ्यास प्रश्नों से गुजर जाएगा तो वो सारी की सारी चीजें आगे दोबारा समझ लेगा, क्योंकि मैं जहां जो चीज आएगी उसको वहां पे वापस दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और दोबारा अगर एक्सप्लेन हो जाए तो वो पूरा का पूरा पाठ क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। जैसे ये रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, उपचयन अपचयन, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है और वो अगर ये वीडियो देख रहा है, ये सवाल देख रहा है, तो मेरे हिसाब से उसके उपचयन और अपचयन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ेगा तो, और उसको इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे की क्लास में मिलते हैं, आगे अपना अभ्यास सवाल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।